अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार के नई एपिसोड के साथ रुआना बॉबी आपके सामने मौजूद है। तमाम देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन व हज़रात, टनों के हिसाब से गधे का गोश्त पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पहुंचा, जिम्मेदार कौन? आइए जानते हैं, देखते रहिए प्रोग्राम बनाम सरकार। ख़वातीन व हज़रात, पंजाब भर में गधे का गोश्त टनों के हिसाब से पहुँच गया। बड़े बड़े होटल्स में, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में लोगों ने जी भर के खाया। पूरे पंजाब ने गधे का गोश्त खाया, लेकिन किसी को ये पता ना चला कि क्या ये वाकई भैंस का या गाय का गोश्त है, या ये मटन है, या ये किसी और जानवर का गोश्त है। कैसे नहीं मालूम हुआ। पंजाब फूड अथॉरिटी ने जिस तरह से रेस्टोरेंट्स को सील किया है, जिस तरह से पूरे पंजाब में कार्रवाइयाँ की, हाइजीन के नाम पे होटल्स को सील किया, रेस्टोरेंट्स को सील किया, क्वालिटी के नाम पे होटल्स को, रेस्टोरेंट्स को सील किया, तो क्या उन्होंने ये जानने की कोशिश नहीं की कि ये जो गोश्त यहाँ पर पक रहा है, ये वाकई में भैंस का या गाय का गोश्त है, या किसी मुर्दार जानवर को तो नहीं है, या किसी इंसेक्ट्स जिस गोश्त को लग जाते हैं, या जो बीमार शुदा गोश्त होता है, क्या ये वो तो नहीं है? क्या आवाम की सेहत के साथ कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं हो रहा? क्या लोगों की ज़िंदगी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं हो रहा? ये चीज़ जानने की कोशिश क्यों नहीं की गई? आज के प्रोग्राम में हम एक सवाल रखेंगे पंजाब फूड अथॉरिटी के तमाम सरबराहान के साथ। फिर इसके साथ साथ कुछ सवालात हम सब पर भी उठते हैं। हम सब बखूबी जानते हैं कि कुछ चीज़ें हमारे यहाँ ममनू करार दे दी गई हैं, कुछ चीज़ें एज मुस्लिम हमारे मज़हब में हराम करार दे दी गई हैं। उसके बावजूद भी हम चीज़ों को जांच नहीं पाते, हम चीज़ों को परख नहीं पाते, और धड़ाधड़ पैसे भी होटल्स में रेस्टोरेंट्स में जाकर खर्चते हैं, और अच्छे से अच्छा कुजीन खाने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन कभी हमने ये नहीं देखा कि माहौल बड़ा अच्छा है, अच्छा ठीक है, बिल्डिंग बहुत अच्छी है, अच्छा ठीक है, और रेस्टोरेंट बड़ा नामवर रेस्टोरेंट है, भाई बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, बड़े बड़े लोग वहाँ पर जाकर हज़ारों रुपए का खाना खाते हैं, तो कोई मसला नहीं, हम भी जाकर वहाँ पर हज़ारों रुपए का खाना खाएंगे और एक शोबाजी करेंगे। लेकिन आपने कभी ये देखा है कि उसका आपकी सेहत पर कितना इफेक्ट हो रहा है? क्या वो गोश्त वाकई में खाने के काबिल है या नहीं? कुछ चीज़ें हम पर भी डिपेंड करती हैं, और ऑफ कोर्स जो हमारी इंतज़ामिया है, असल उनका यहाँ पर फ़र्ज़ बनता है। जो महकमा लाइफ स्टॉक वाले हैं, उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने अब आकर कुछ चीज़ें वीडियोज़ की सूरत में लोगों तक पहुँचाई हैं कि गधे के गोश्त में और बाकी जानवरों के गोश्त में, जो हम हलाल गोश्त है हमारा, उसमें क्या फ़र्क होता है। अच्छा, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आपसे शेयर करता चलो, फिर प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। गधे के गोश्त के बारे में कहा जाता है कि उसके जो रेशे होते हैं वो नरम होते हैं, उसका रंग जो है वो जामनी रंग का होता है, डार्क उसका रंग होता है जो गधे का गोश्त होता है, और उसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा मीठा होता है, ठीक है। और अगर आप कंपेयर करें बीफ से, या अगर उसको कंपेयर करें मटन से, तो जो बीफ का जो गोश्त है उसके रेशे सख्त होते हैं, उसका कलर जो है वो मरून कलर का होता है, और उसमें हल्का सा पिंक टच भी आता है, ठीक है। और ऑफ कोर्स हलाल और हराम के गोश्त में एक तो कुदरती अल्लाह ताला ने उसमें फ़र्क रखा है, लेकिन उसके साथ साथ आप जब दोनों का मुआवजना अपने सामने करते हैं तो आइडिया हो जाता है। और वो लोग जो बीफ के शौकीन हैं, या वो लोग जो गोश्त के शौकीन हैं, उनको डेफिनेटली आइडिया हो जाता है खाने से, या स्मेल करने से, या जब वो पक जाता है उसकी स्मेल से भी आइडिया हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि महकमा लाइफ स्टॉक ने अब आकर लोगों के सामने पेश की हैं। तो भाईजान, जब ये टनों के हिसाब से इसकी ब्रीडिंग हो रही थी, तब आप कहाँ थे? टनों के हिसाब से बड़े बड़े इस्लामाबाद के रेस्टोरेंट्स में, और फैसलाबाद भी इज़ वन ऑफ द सिटी, लाहौर उसमें से भी एक शहर है जिन शहरों के अंदर ये गधे का गोश्त भिजवाया गया है। तो मतलब वहाँ पर लोग, उनका चेक एंड बैलेंस कहाँ था? पंजाब फूड अथॉरिटी का चेक एंड बैलेंस कहाँ था? सो आइए आज प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करते हैं, अथॉरिटीज़ से मिलते हैं, इनके सरबराहान से मिलते हैं, और जानने की कोशिश करते हैं ये मुमकिन कैसे हुआ, और इसका मुस्तकिल हल हमें हमारे पंजाब के लोगों को कैसे मिलेगा कि हम एक अच्छा सेहतमंद गोश्त खाएं, और हम किसी भी रेस्टोरेंट में जाएं तो बिला झिझक जाएं, बिना किसी खौफ व खतर जाएं, बिना किसी टेंशन के जाएं कि शायद ये कहीं मुर्दार गोश्त ना होगा, या शायद ये कहीं हराम गोश्त ना होगा। तो आइए बढ़ते चलिए, शामिल करते हैं, देखते हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। ख़वातीन प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, और जिस तरह से आप जानते हैं कि पंजाब भर में एक तो शोर है, लेकिन उसके साथ साथ पूरे पाकिस्तान भर में और पूरी दुनिया में भी ये शोर बरपा है कि ये हो क्या रहा है। ऑल्दो मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर तो ऑफ कोर्स ये एक मामला ज़ेर बहस है कि गधा क्योंकि हराम है हमारे मज़हब में, लेकिन इसमें जो गलत बात है वो ये है कि इंसान और लोगों के साथ जो धोखा हो रहा है, बात ये है कि लोगों को धोखे के नाम पर जो, या बीफ या मटन के नाम पर जो गधे का गोश्त खिलाया जा रहा है, ये सबसे बड़ी ज़्यादती है, और लोग धड़ाधड़ खाई जा रहे हैं, लोगों को मालूम भी नहीं है। अब मनों और टनों के हिसाब से गधे का गोश्त मिला है, बरामद हुआ है, और ये ऑफ कोर्स जो फूड अथॉरिटीज़ डिपार्टमेंट है हमारे पंजाब के अंदर, उनका बड़ा ज़बरदस्त काम है ये। हमारे साथ अभी एडिशनल डायरेक्टर पंजाब फूड अथॉरिटी फैसलाबाद डिवीज़न इम्तियाज़ हुसैन साहब मौजूद हैं। सर से मुलाकात करने का मकसद इसकी डीप डिटेल लेना है, इस पर डिस्कस करना है कि हाउ इज़ इट पॉसिबल कि पंजाब फूड अथॉरिटी ने बेबहा
ऑपरेशंस किए और रेस्टोरेंट्स को सील किया, वहाँ पर हाइजीन को हर तरह से मुमकिन करने की कोशिश की, पर क्या गोश्त सही वहाँ पहुँच रहा है, क्या जो मीट वहाँ पहुँच रहा है क्या वो ईटेबल है, इस पर क्या चेक था या नहीं था, इस पर बात करते हैं सर से और आगाज़ इसी से करते हैं। सर कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं आपको सर। थैंक यू जी। अब सर मुझे बताइए, पंजाब के अंदर इतना बड़ा ऑपरेशन मनों और तनों के हिसाब से गधे का गोश्त बरामद होना, सबसे पहले मुझे ये बताएं सर, इसकी रीज़न क्या है? रीज़न तो डेफिनेटली मादा परस्ती है, मटीरियलिज़म है, और लोगों को ये जो मिलावट का ये कल्चर बन गया है और जिससे लोग जल्दी अमीर होना चाहते हैं और मेहनत नहीं करना चाहते। बेसिकली ये मेहनत ना करने के बहाने हैं, तो इस वजह से ये सारे उनसर फैल रहे हैं। आबादी फैल रही है, फिर आबादी के साथ जब गुर्बत और जहालत फैलती है तो माशरती और समाजी मसाइल बहुत सारे जन्म लेते हैं। बिल्कुल। पंजाब फूड अथॉरिटी आपके सामने रेगुलेट कर रही है, और इस इंसिडेंट के बाद ये इंसिडेंट भी इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी और पंजाब फूड अथॉरिटी के कोलैबोरेशन से जो है ना वो उन्होंने टैकल किया, हाईलाइट हुआ उसको। उसके बाद एक्शन इतने ज़्यादा मीट पे हो रहे हैं ऑल ओवर द पंजाब और इस्लामाबाद में भी कि टनों के हिसाब से मीट ज़ाया किया जा रहा है। आज ही अब इस वक्त जब आपसे मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ तो थोड़ी देर पहले टोबा टेक सिंह में वहाँ के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं उन्होंने एक मुर्दा एनिमल जो है ना उसको खुफिया वो लोड करके ले जा रहे थे, तो उन्होंने पकड़ा है और उसको जो है ना उन्होंने दबा दिया, डंप किया एक जगह पर जाके ले जाके। तो हमारे लिए ये भी ज़रूरी है कि जानवर हलाल हो, हमारे लिए ये भी ज़रूरी है कि जानवर सेहतमंद हो। एब्सोल्युटली, ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं जो है ना हमारे मुल्क में, कि जब जो लोग खा रहे हैं वो सेहतमंद भी एनिमल है और वो हलाल एनिमल भी है। तो इसी एंगल से पंजाब फूड अथॉरिटी जो है ना वो एक्शन भी कर रही है, और जो हमारे जो है ना SOPs में भी जो है ना इसी दो चीज़ों को इंश्योर करना है। अच्छा सर, अब लेकिन गधे का गोश्त जैसे हम जानते हैं कि सुनने में जिस तरह से है, आप इसमें ज़रूर अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन दीजिए, कि सुनने में ये आया है कि गधे का गोश्त जब पक जाता है तो उसका टेस्ट थोड़ा मिलता जुलता है बीफ के साथ, पकने के बाद उसमें पहचान करना बड़ी मुश्किल हो जाती है। और जिस तरह KPK में और पेशावर में और इन जगहों में जब लोग जाते हैं, स्पेशली आप जो हॉलीडेज़ के लिए भी जाते हैं या वहाँ पर जो टूरिस्ट भी जाते हैं, तो उनके लिए अगर रेस्टोरेंट्स के अंदर इस तरह की चीज़ बन रही है, पक रही है, तो क्या फूड अथॉरिटी ने कभी उसको चेक करने की कोशिश नहीं की कि यहाँ पर जो मीट आ रहा है, यहाँ पर जो गोश्त आ रहा है, क्या वो वाकई में भैंस का है या वो बकरे का है या किसी और जानवर का है? देखिए, फूड अथॉरिटी रेगुलर चेक करती है, लेकिन ये ऑपरेशन जो वो पका रहे हैं और उनकी ट्रांसपोर्टेशन है ये भी 24/7 हो रही है। अमूमन इस तरह की जो एनिमल्स हैं, डेड एनिमल्स, जो हराम एनिमल्स जो हमारे मज़हब में भी जायज़ नहीं है, वो एनिमल उस टाइम मूव होते हैं जिस टाइम वो रात को बहुत लेट या जहाँ पे रैकी लगा के बहुत सुबह अर्ली में, ताकि वो किस तरीके से, और वो पहले चेक कर लेते हैं कि कहीं फूड अथॉरिटी की टीमें तो रोड पे नहीं है, इस तरीके से मूव करते हैं। मतलब ओपनली इजीली ये एनिमल मूव नहीं हो सकता, यानी प्रॉपर एक प्लान के तहत पूरी उनकी प्लानिंग होती है, उनकी रैकी होती है, जिसको फिर फूड अथॉरिटी के लोग भी टैकल करते हैं। सही है। मतलब वो इस तरीके से वो खुफिया तरीके से इसकी मूवमेंट होती है। अब ये आपका जो क्वेश्चन है कि जब वो पक जाए तो क्या होता है, देखिए ये सारे टेस्ट की बर्ड्स की बात है। जो एनिमल, जो लोग गोश्त खाते हैं और खालिस अच्छा गोश्त खाते हैं, उनको तो पता है कि ये गोश्त किस तरह से। मैंने सर देखे कि लोग स्मेल से भी शोर मचा देते हैं कि यार कलर खराब है, कलर से भी पता चल जाता है। लेकिन अगर किसी को फिर भी, ये वेटरी लोग जो है ना ये टेक्निकल बातें हैं, लेकिन अगर किसी को शक है, किसी ने ये चेक करना अपने तौर पे, तो 50 ग्राम जो है ना वो मीट ले 50 ग्राम मीट ले, 200 मिलीलीटर वाटर ले, ठीक है, उसको 15 मिनट तक बॉयल करें। ओके। बॉयल करने के बाद उसके अंदर से 2 मिलीलीटर फिल्टर लिक्विड निकाल लें। जो बॉयल हुआ फिल्टर वो हुआ है ना, बॉयल हुआ है, उसका जो लिक्विड है उसके अंदर से सिर्फ 2 मिलीलीटर लिक्विड निकालें, ठीक है, 2 ml। उसके अंदर 2% आयोडीन, ये जार मिल जाती है, शीशी मिल जाती है बाजार से, जी 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 जी, 2% आयोडीन के चंद कतरे डाल दें, ठीक है। अगर कतरे डालने के बाद उसका कलर डार्क ब्राउन हो गया है तो वो हॉर्स या डोंकी मीट है, फॉर श्योर, फॉर श्योर। और अगर उसका कलर पर्पल है तो वो हॉर्स या डोंकी मीट नहीं है। सही है। ये इसका जो ना वो एक साइंटिफिक टेस्ट जो ना वो जो लोग आप तमाम लोगों के लिए कर सकते हैं, बिल्कुल घरों में कर सकते हैं, घरों में कर सकते हैं। तो अगर इस तरीके से को करना चाहे, और लेकिन इससे भी पहले ये तो टेस्ट आपको एक टेस्ट लगाना पड़ेगा या कहीं शक की सूरत में करना पड़ेगा। ये फूड अथॉरिटी के लोग भी कर सकते हैं और मैनुअली करते भी हैं। ऐसे ही हमारे वेटरी स्पेशलिस्ट होते हैं हमारे साथ, जो हमें टेस्ट करके मुख्तलिफ तरीके से बताते हैं, और उन्हीं की चीज़ों पे फिर गोश्त को ऑथेंटिकेट किया जाता है कि ये स्टेप पास है या ये फेल है, ठीक है। लेकिन लोग भी टेस्ट से, उसकी शक्ल से, अब तीनों के जो ना मुख्तलिफ जो ना वो उनके टेक्सचर्स हैं, मटन के, बीफ के और हॉर्स और डोंकी मीट के। अब आपका जो मटन है वो लाइट पिंक से ब्राइट रेड की तरफ जाता है, ठीक है, उसका कलर ये है, उसका हल्का, और बीफ जो ना वो ब्राइट रेड होता है आपका, अगर फ्रेश है तो। जबकि डोंकी और जो हॉर्स का मीट है वो डार्क रेड से
ब्राउन है जब वो फ्रेश है, डार्क रेड टू ब्राउन। ठीक है। लेकिन जब वो एक्सपोज हो गया टूवर्ड्स एयर, मतलब वो फ्रेश से नहीं रहा, वो थोड़ी देर एयर पे पड़ा रहा है, तो फिर वो ब्लैकिश लुक देगा। मतलब उसका मतलब जो डार्क टेक्सचर है मीट का, वो अगर हम स्ट्रेट अवे ये समझें कि वो ईटेबल नहीं है, तो क्या ये बात सही है? अगर वो बहुत ब्लैकिश है तो डेफिनेटली फिर वो उसकी तरफ ही जा रहा है। ठीक है। उसकी तरफ है। और दूसरा उसका एक और बड़ी है कि उसमें को मीठा होता है ज़्यादा गोश्त। ये जी जी। हॉर्स और डोंकी हाँ, जो है ना, ये थोड़ा सा ग्लाइकोजन होता है, ये स्वीट ज़्यादा होगा दूसरे गोश्त की निस्बत। जी, जी, ये जी, मीठा भी फील होगा। और ये वही मैं बता रहा हूँ कि ये टेस्टी है जो आपको ना डिफ्रेंशिएट करेगा, और टेक्सचर है देखने से भी आपको आइडिया हो जाएगा। अब जो लोग मटन और बीफ रेगुलर लेते हैं तो उनको पता है कि ये उसका स्ट्रक्चर, उसकी राउंड्स होती है, उसका छोटा वो है, शेप कैसी है, उसका कलर कैसा है, तो उससे वो अंदाज़ा कर सकते हैं। डोंकी जो है ना और हॉर्स जो है ना, ये चूँकि हराम है और हमारे सोसाइटी में ये खाया नहीं जाता, नाम अलाउ है, तो इसका लोगों को चूँकि इतना आइडिया नहीं है इसके बारे में। अब ये कि वो टोटकों से और इस तरीके से वो उनको रेमेडीज से कि वो ज़रा अलर्ट रहें इस बारे में भी। और होटल्स जो हैं, अब बहुत सारे होटल्स हैं हमारे मुल्क में। होटलिंग का कारोबार जो है ना वो ज़्यादा हो गया है, और रीज़न ये है कि शायद लोगों में वो एक्सपर्टीज़ जो किसी और बिज़नेस को करने के लिए चाहिए और जो मैन पावर चाहिए, उससे इस बिज़नेस को लिए वो आसान है। मैन पावर भी मिल जाती है मार्केट से, और इसके लिए जो है ना वो कैपिटल और ये सारी चीज़ें जो उनको लगता है कि ये आसान है। और फिर इसके कस्टमर हैं, खाने वाले भी तो बहुत हैं, शौकीन हैं लोग, ज़्यादा खाना खाते हैं, ओवर ईटिंग भी शौकीन करते हैं, और बे टाइम ही ईटिंग भी करते हैं, मतलब सही टाइम पे भी नहीं खा रहे और फिर ओवर भी खा रहे हैं, और ये भी नहीं खा रहे, मतलब चावल अगर खाएं बहुत सारे तो साथ रोटी भी बहुत सारी खा लेते हैं। दोनों कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो अब दोनों में से एक चीज़ एक वक्त में ले लें। हाँ, तो इस तरह भी हमारे लोग केयर नहीं करते। तो ऐसी सूरत में रेगुलेट करना बिज़नेस को, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और ये अवेयरनेस से रेगुलेट होगा। पंजाब फूड अथॉरिटी डेफिनेटली सिंस ये वाक़या जो ना सरफेस हुआ है, बहुत ज़्यादा विजिलेंट है। अभी जो ना वो मैडम जो है हमारी स्पेशल असिस्टेंट टू सीएम, उनकी डायरेक्शन है, उनकी डायरेक्शन पे डीजी साहब ने डायरेक्शन की है। बड़े बड़े जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे सारे, पिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान और गुजरांवाला, और इस तरह के जितने बड़े डिवीजन्स हैं, वहाँ पे मीट सेफ्टी टीमें हमने डबल कर दी हैं। जहाँ डबल थी वहाँ पे उसको डबल फोर्थ कर दिए हैं, ताकि मीट पे एक्शन ज़्यादा हो। बिकॉज मीट एंड मिल्क एंड ऑयल, कुकिंग ऑयल, ये 3 बड़ी चीज़ें हैं हमारी डाइट के अंदर जिसने हमारी हेल्थ को डिफाइन करना है। अच्छा, मैं इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे पास भी है, ब्रेक की जब जाते हैं वापस आते हैं, और अभी ऑयल और मिल्क के हवाले से एक बड़ी ख़ास इन्फॉर्मेशन मेरे पास है जो हम ब्रेक के बाद प्रोग्राम में शामिल करेंगे, और उस हवाले से सर का क्या कहना है वो चीज़ें शामिल करते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। ख़वातीन हज़रात, हम वापस आ चुके हैं, और आज का प्रोग्राम हम स्पेशल जो रिसेंटली एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हमने देखा है पंजाब के अंदर, जो गधे का गोश्त टनों के हिसाब से पकड़ा गया है और वो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में पहुंचाया जा रहा है, लोग धड़ाधड़ खा रहे हैं, और कभी किसी ने जानने की कोशिश नहीं की कि क्या ये जो मीट हम खा रहे हैं ये वाकई में बीफ है या ये किसी और जानवर का गोश्त है। इसके पीछे एक क्वेश्चन है मेरा जो मैं सर से जानना चाहूँगा। अच्छा सर, देखें, एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, आप बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े होटल्स हैं पंजाब के अंदर, आप इस्लामाबाद में चले जाएं, इस्लामाबाद में भी खाने के बहुत शौकीन है, पिंडी में भी बहुत शौकीन है, लाहौर में और फैसलाबाद में भी। और जैसे वी हैव हर्ड कि ये जो गधे के गोश्त को पहुंचाया जाना है, उसमें फैसलाबाद शहर भी है, उसमें लाहौर भी है, और उसमें ऑफ कोर्स इस्लामाबाद जहाँ से वो बेसिकली एक्सपोज हुआ है। सर मुझे बताइए कि जब पंजाब फूड अथॉरिटी जब अपने एक्शंस करती है, तो ये छोटे छोटे जो रेस्टोरेंट्स हैं, यहाँ तो चलो हम पॉसिबल हमें लगता है कि यहाँ पर दो नंबरी हो सकती है, क्या ये जो बड़े लेवल के बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं और लोग धड़ाधड़, उनका एक ट्रस्ट डेवलप है, फैमिलीज जाती हैं और फंक्शंस होते हैं और लोग वहाँ पर खाना खाते हैं, क्या वहाँ पर पंजाब फूड अथॉरिटी का इन हालात को सामने रखते हुए उनको भी दोबारा से एक दफ़ा सर्वे करने का एक प्लान है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। बड़े होटल्स में एम्बियंस तो है, बड़ा एम्बियंस वाला अच्छा इन्वायरमेंट होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ खाना भी बहुत अच्छा है। इट डिपेंड्स। जहाँ हमने जो बड़ी चेन्स हैं होटल्स की, फैसलाबाद, वहाँ पे हमने एक्शंस किए हैं और वहाँ पे भी चीज़ें सही नहीं थी। हमने वहाँ पे गोश्त डिस्कार्ड किया है, और वहाँ पे भी गोश्त डिस्कार्ड किया है, डिस्कार्ड, बहुत ज़्यादा डिस्कार्ड किया है। एक होटल जो है ना, वो बड़ा होटल है, वो ख़रीद रहा था ये गोश्त, जिससे ख़रीद रहा था उस पर पंजाब फूड अथॉरिटी ने एफआईआर करवाई हुई है। तो फिर हम उनको ये समझा के भी आए कि जो वेंडर है, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जो होटलों का वेंडर ले रहा है, जिस वेंडर से वो ले रहा है, और होटल का जो नुमाइंदा है जो वेंडर से, वो अगर वो चेन ठीक है, उसको मॉनिटर किया जा रहा है, जहाँ से गोश्त आ रहा है उस जगह को देखा जा रहा है, उस स्लाटर हाउस को देखा जा रहा है। जब वो 5-10 एनिमल वहाँ से लेके आते हैं
तो उस 5-10 एनिमल की स्लाटरिंग को वो मॉनिटर कर लें और वहाँ पे आके बड़े होटलों के पास तो कूलिंग सिस्टम है, वो -18 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज़ कर लेते ऐसे ही, हैं। जब वो फ्रीज़ हो गया -18 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो उसको फिर कोई मसला नहीं गोश्त को। लेकिन उससे पहले ये कि जब गोश्त उसने दिया है, जिस बंदे वेंडर से उसने लिया है, वहाँ से गोश्त सही आना ज़रूरी है। Absolutely. तो एमबीएस पे सिर्फ ना जाएं, एमबीएस इज़ इम्पॉर्टेंट, हाइजीन कंडीशन भी सही होनी चाहिए और ये ज़रूरी है और मुसलमानों के लिए तो और ज़रूरी है। हम कहते हैं सफाई निस्फ़ ईमान है, हमारे हजूर ने फरमाया। तो सफाई तो रखनी है, लेकिन उसके बाद जो सप्लाई चेन है, जो वहाँ से और मटीरियल आ रहा है, वो भी क्वालिटी का होना ज़रूरी है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अच्छा सर, अब हम थोड़ा दूध के हवाले से भी डिस्कस करना चाहेंगे, क्योंकि बेशतर चीज़ें ऐसी हमारे घरों में आती हैं, जैसे हमने आपने भी आगाज़ में बात की कि कुछ 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिनमें गोश्त है या जिनमें दूध है, घी है, केचप है या और डेयरी की चीज़ें हैं जो घरों में आती हैं मुख्तलिफ तरह की, तो इनका चेक एंड बैलेंस भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब हमने देखा है कि जो ग्वाले हमारे घरों में दूध देते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि वो दूध का रंग, दूध का जो एक टेक्सचर है, ठीक है, वो बड़ा अजीब सा होता है, या वो बहुत ही चिट्टा सा होता है या वो बहुत ही पतला सा होता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम कई गवाले तो ये एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ भाई हम इसके अंदर केमिकल डालते हैं, लेकिन अब फाइंड आउट करना इज़ वेरी मच डिफिकल्ट। जिन लोगों की आदत बनी हुई है वो आ रहे हैं, बच्चों को भी पिला रहे हैं। मुझे ये बताएं, इसका चेक एंड बैलेंस घरों में रहते हुए कैसे किया जा सकता है? दूध एक और बड़ी अहम जो है ना वो हमारी खुराक है, जो कि हम शुरू से लेके पैदाइश से लेके वफ़ात तक ये हमारी जो है ना बॉडी का पार्ट है, इंसान की बॉडी का। अब अनफॉर्चुनेटली दूध में भी अडल्ट्रेशन हो रही है, मिलावट बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसको पंजाब फूड अथॉरिटी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है और उसके लिए भी टीमें हमारी हम वक्त 24/7 जो है ना वो एक्शन कर रही हैं, फील्ड में मौजूद हैं। अब इसके अंदर अभी आप देखते हैं दूध के अंदर कास्टिक सोडा भी डाला जाता है, दूध के अंदर जो है ना यूरिया तक डाला जाता है, दूध के अंदर जब स्किम मिल्क तो है ही है, और ख़तरनाक चीज़ है कि वेजिटेबल ऑयल डाल देते हैं दूध के अंदर। और जब ये सारी चीज़ें, जब ये कंपोजिशन थोड़ी सी चेंज आती है तो उसके अंदर दूध के अंदर कुदरत ने मिठास रखी है, दूध की नेचुरल दूध में स्वीटनेस है, उसके अंदर तो मीठा ना भी डालें तो वो स्वीट ही है। लेकिन जब ये इतनी उसकी अल्ट्रेशन उसके साथ कर देते हैं दूध के साथ, तो उसके अंदर शुगर डाल देते हैं, शुगर डालते हैं ताकि जो है ना उसकी वो बैलेंस मेंटेन हो जाए, थोड़ा सा मीठा हो जाए। जो प्योर मिल्क है वो आप जब पिएंगे तो आपके गले को सुकून देगा, उसका एक ना वो टेस्ट है। जो जिसके अंदर मिलावट है वो तुरश लगेगा, आपके पिंच करेगा आपके गले को, इसकी एक ये भी पहचान है असली दूध की। और अगर किसी ने बहुत ज़्यादा केमिकल मिल्क बनाया है, उसको आप इवन के घर रखें तो हो सकता है 2 घंटे भी आप बाहर रख दें रूम टेम्परेचर पे तो वो ख़राब नहीं होगा, 4 घंटे नहीं ख़राब होगा। प्योर मिल्क तो ख़राब हो जाएगा, लेकिन जो केमिकल वाला मिल्क है उसमें तो वो भी केमिकल डाल देते हैं जो मुर्दों को लगते हैं उनकी बॉडी में। तो अगर वो उस तरीके से केमिकल भी लगा रहे हैं ताकि सेव रहे ना, वो इसलिए लगाते हैं कि आपका दूध ख़राब ना हो। तो जब इस तरह के केमिकल कंपोजिशन उसकी चेंज कर देते हैं तो वो ख़राब नहीं होता, लेकिन वो चूँकि प्योर नहीं है इसलिए ख़राब नहीं होता। अच्छा, अगर प्योर दूध नहीं तो नॉर्मल टेम्परेचर पे ख़राब हो जाना है। एग्री। अच्छा सर, देखिए हमारी आदत है डब्बे वाले दूध की, और गवालों वाला दूध, क्योंकि भैंसें अब शहर से वैसी बाहर बहुत चली गई हैं, निकाल दी गई हैं, और जो गवाले जो दूध लेके आते हैं उनमें उन पर रिलाई करना या उन पर ट्रस्ट करना इज़ वेरी मच डिफिकल्ट। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो डब्बे के दूध को नहीं मुँह लगाते, वो फिर भी गवाले का दूध ही पीते हैं। क्या आप इस बात में मुझे अपनी कोई राय देंगे कि डब्बे का दूध प्रेफरेबल है? आप प्रेफर करते हैं कि डब्बे का दूध अगर है तो हाँ ड्रिंकेबल है भाई, वो फिर भी बेहतर है या नहीं है? काइंडली इस पर थोड़ी सी मुझे अपनी राय दीजिए, बहुत ज़रूरी है। डिब्बे वाला दूध या खुला दूध, वैसे तो ऑल ओवर द वर्ल्ड डिब्बे वाला दूध होता है, पेस्चराइज मिल्क होता है, उसकी एक लाइफ होती है, उस लाइफ के बाद वो यूज़ नहीं होता, उतने टाइम के लिए होता है, 3 से 5 दिन उसकी जो है ना वो रिजर्व होती है एक्सपायरी। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि ज़्यादा दूध खुला यूज़ हो रहा है, इट डिपेंड्स कि दूध की कलेक्शन कैसी है, डिब्बे वाला है या खुला है, वो जो कलेक्शन उसकी हो रही है, जहाँ पे वो सारे दूध, क्योंकि जब इतना टनों के हिसाब से दूध इकट्ठा हो रहा है तो वो कहाँ से दूध आया है, क्या दूध इकट्ठा ही क्वालिटी का दूध हुआ है? अगर तो क्वालिटी का दूध इकट्ठा हुआ है तो वो क्वालिटी मिल्क की है। लेकिन अगर उसके अंदर 50% दूसरा दूध मिला दिया गया, 50% खालिस है या 30% खालिस है, 70% दूसरा अडल्ट्रेटेड मिल्क है, तो फिर तो अगर उसको डिब्बे में भी डाल देंगे प्रोसेस करके तो उसकी हैयत बदल तो नहीं जाएगी, फिर वो वैसे रहेगा। अगर एक वेजिटेबल ऑयल का एक सादा सा टेस्ट ये भी होता है कि अगर आपने 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे दूध को गर्म करते हैं, फिर आप उसको ठंडा करते हैं, अगर उसकी सरफेस के ऊपर आपको ऑयली फील हो तो इट मीन कि उसके अंदर वेजिटेबल ऑयल डाला गया है। ये वन ऑफ द वर्स्ट अडल्ट्रेशन है, मतलब ऐसा ही है कि जैसे डालडा ऑयल को या कश्मीर ऑयल को आप दूध में डाल दें। अच्छा सर, समटाइम बलाई तो फैट पूरा करने बलाई के ऊपर भी हल्की से ऑयल की तय समटाइम महसूस होती है घर के दूध में जब आप उसको बॉईल करते हैं, तो क्या वो उसमें फिर इसका मतलब है कि वेजिटेबल ऑयल उसके अंदर मौजूद होता है? जो
जो खालिस दूध की तय है ना, वो वेजिटेबल ऑयल के वाली तय नहीं होती, वो डिफरेंट ही तय है। वो तो वो उसकी झाग अलहदा बनेगी, खालिस दूध पे भी झाग बनती है, सही है। उसकी मलाई भी होती है। लेकिन जो अभी एक और इसका भी आप कर सकते हैं कि अगर हम घी निकालते हैं दूध से घी बनता जी, है, जी, काओ मिल्क जो है ना वो येलो बनेगा, सही है। उसका घी येलोश आएगा। बैफलो और काओ का जो मिक्स है वो भी येलोश ही होगा। जो बैफलो का है वो लेस येलोश होगा, मतलब 100% वाइट नहीं होगा। सही है। लेकिन जो बिल्कुल वाइट और ब्लूइश सा हो गया है, जिसका मतलब इसके अंदर भी मिक्सिंग की गई है, सही है। तो वो भी मिक्सिंग वाला दूध है, क्योंकि उसका मिल्क फिर घी ऐसे, उसका भी जो है ना वो मक्खन ऐसे तो नहीं आना चाहिए। ठीक है, खालिस मक्खन के तो कलर है, ठीक है। तो इन चीज़ों से पर उसकी स्मेल भी आएगी। अगर खालिस घी है, मक्खन है, उसकी मक्खन पहले मक्खन बनेगा घी और या उसके बाद बनेगा, मक्खन की स्मेल आपको आनी शुरू हो जाएगी। खालिस मक्खन की स्मेल भी खालिस दूध की तरह डिफरेंट होती है। सर, तो पंजाब फूड अथॉरिटी सर इसके अंदर अपना क्या किरदार अदा कर रही है, स्पेशली अगर हम दोनों को अगर मिक्स करके बात करते हैं कि जहाँ पर ये जो गधे के गोश्त की कलेक्शन कहाँ पर हो रही है, कहाँ पर वो पहुँच रहा है, आम गलियों में, लोगों के चौक चौराहों में, बाज़ारों में जो बिक रहा है, उसका चेक एंड बैलेंस किस तरह से पंजाब फूड अथॉरिटी कर रही है, काइंडली ये भी बताइए। और फिर दूध के हवाले से भी बताइए कि इसको कैसे निगलेक्ट करने की कोशिश कर रही है पंजाब फूड अथॉरिटी फैसलाबाद के अंदर। नहीं, ऐसा जो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। गधे का गोश्त कोई नहीं मार्केटों में बिक रहा। सर, लोग डर गए हैं बहुत हाँ, से। नहीं, वो वैसे मुताद होना चाहिए, पहचान होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मुस्लिम सोसाइटी है और फूड अथॉरिटियाँ 24/7 काम कर रही हैं, तो ये नहीं हो सकता कि हर होटल पे गधे का गोश्त जा रहा हो, जबकि हमारे पास दूसरा गोश्त अवेलेबल भी है। और टू बी ऑनेस्ट, आप गधे का रेट जाके गाँव से चेक करें, वो बड़ा कॉस्टली एनिमल है। तो ये ऐसा नहीं है कि लोग गधा खरीदेंगे तो वो उनको मटन से जो है ना सस्ता पड़ेगा। लोग यही देखते हैं ना कि कौन सी चीज़ जो है ना वो पड़ेगी सस्ती, प्रॉफिट तो तभी है ना। तो गधा तो उनको सस्ता नहीं पड़ रहा, वो तो ट्रांसपोर्टेशन भी यूज़ होता है और उसकी बड़ी वैल्यू है देहातों के अंदर। तो वो कोई और लोग यूज़ कर रहे हैं ना, जो मुस्लिम नहीं है, जो यहाँ के As we heard के एक्सपोर्ट भी हो रहा है, एक्सपोर्ट में भी हो रहा export हो रहा है। है। तो अभी ऐसा नहीं है कि जो है ना गधे के गोश्त जो है ना होटलों पे बिक रहे हैं, ना फूड अथॉरिटी गधे का गोश्त होटलों पे बिकने देगी। हम मेन वो भी चेक कर रहे हैं, लेकिन हम तो डिजीज एनिमल को भी चेक कर रहे हैं कि कोई ऐसा मुर्दा जानवर, कोई बीमार जानवर वो इंसानों तक ना पहुँचे, उसको पहले ही रोकें, उस पर भी एक्शन कर रहे हैं। तो सर, उस हवाले से क्या डेली रूटीन क्या है, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम का जो मकसद फैसलाबाद के लोगों की जो हम तक बातें पहुंची हैं और लोग पैनिक हैं, लोग परेशान हैं कि इसका मतलब है कि कोई भी होटल अब सेफ नहीं है। अगर गधे का गोश्त इस्लामाबाद जैसे इतने पोश एरिया में अगर वो बिक सकता है, तो वो लाहौर में भी उसकी पहुंचाई की बात पहुंच रही है। फैसलाबाद शहर इज़ ऑल्सो एडेड इन दैट लिस्ट कि फैसलाबाद शहर में भी जनाब वो गधे का गोश्त पहुँचा हुआ है और पता नहीं किसने खा लिया है, और मीम्स भी अजीब अजीब बन रहे हैं सोशल मीडिया पर। तो इस हवाले से फिर आप क्या कहेंगे? वो तो हम ऐसा सोच लेते हैं, ज़रा एहतियात करनी चाहिए जी। एहतियात ज़रूर करें, चाहे बड़े होटल में खाना खाएं, चाहे ट्रक होटल में खाना खाएं, जहाँ से भी खाना खाएं, ये इंश्योर करें। अब बहुत सारे होटल तो ऐसे हैं जहाँ आप गोश्त अपनी मर्ज़ी का सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये गोश्त का पार्ट है और इसको हमें पका के दें। और गोश्त हो, दूध हो या कोई और चीज़ हो खाने की, कोई उसकी खालिसपन की पहचान होनी चाहिए। अब जैसे पानी है खालिस, तो खालिस अगर पानी आप पी रहे हैं तो उसका कोई टेस्ट नहीं है खालिस पानी का, और आप पी रहे हैं तो वो आपको हैवीपन नहीं फील करेगा, आपके पेट पे कोई बोझ नहीं पड़ेगा, आपको खाना हजम करेगा, आपको भूख लगेगी। अगर ये वाली अलामत नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आप पानी खालिस नहीं ले रहे, पानी आपका ठीक नहीं, प्योर वाटर नहीं है। तो हर चीज़ ऐसे गोश्त है तो गोश्त जो पता चल जाएगा कि ये एनिमल कौन सी एज का एनिमल है। जैसे कुर्बानी पे लोग बकरे करते हैं तो उस बकरे में गोश्त में और दूसरे गोश्त में फ़र्क होता है ना, डेफिनेटली कुछ ना कुछ फ़र्क होता है। रीज़न ये कि वो फ्रेश एनिमल अपनी आंखों के सामने कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ गोश्त के टेक्सचर में, उसकी जो है ना वो रेशो में, उसके पकने के बाद उसकी जो है ना डाइजेस्ट करने में, वो इंसान को जो है ना वो पता चल जाता है, जो इसको ज़रा एहतियात से करने वाले। अच्छा सर, क्या ऐसा पॉसिबल है? इट्स जस्ट अ सजेशन फ्रॉम माय साइड, आप अपनी राय में ज़रूर दीजिए क्योंकि आप बेहतर इस बैठने के हवाले से चीज़ें जानते हैं। क्या ऐसा मुमकिन है कि हर रेस्टोरेंट जो अच्छा रेस्टोरेंट है वहाँ पर पंजाब फूड अथॉरिटी का चेक एंड बैलेंस रूटीन हो, उनके पास एक डॉक्यूमेंट उनके पास रूटीन का हो, और वो डॉक्यूमेंट लोगों के लिए एक तसल्ली बख्श हो कि भाई ये डॉक्यूमेंट पंजाब फूड अथॉरिटी का लगा हो कि भाई यहाँ पर फूड, मीट और चिकन सब कुछ सेफ है, सो वी कैन गो ईजिली और हम वहाँ पर आराम से जाकर बगैर किसी परेशानी का खाना खा सकते हैं। क्या ऐसा कुछ प्रैक्टिस में है पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से? देखिए, पहला डॉक्यूमेंट तो लाइसेंस ही है हमारा। पंजाब फूड अथॉरिटी का लाइसेंस के बगैर तो कोई ऐप पे काम नहीं कर रहा। लेकिन उसके बाद अभी रेटिंग का बीच में गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था कि हम रैंकिंग कर दें, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, इस हिसाब से रैंकिंग कर दें। लेकिन रैंकिंग में भी अभी वो एग्जीक्यूट मुकम्मल नहीं हुई। ये किसी स्टेज पे कंटम्पलेट हो रही है चीज़ें कि हम इसको इस तरह से रेगुलेट करें कि अभी हम ये भी सोचा जा रहा है कि फैसलाबाद में कुछ होटल्स को, कुछ रेस्टोरेंट्स को मॉडल करवा दें। यहाँ पे एफबीओ खुद इंटरेस्टेड है कि मैं अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता हूँ
वो इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है। हम उन लोगों की ट्रेनिंग करवाएं, हम उनका सप्लाई मैकेनिज्म उनको समझाएं कि कैसे आपने लेने हैं, जो है ना वो आपने फूड लेना कैसे है, रॉ फूड कैसे लेना है, फिर आपने उसको प्रोसेस कैसे करना है, फिर उसके अंदर आपने अपने स्टोर को कैसे मैनेज करना है, फिर अपने हाइजीन कंडीशन को कैसे बेहतर करना है। ये सोचा जा रहा है कि अगर एक डिवीजन लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 1-2 रेस्टोरेंट होटल को इस तरह से PFA अपनी एक्सपर्टीज़ बीच में ऐड करके प्राइवेट सेक्टर को उन्हीं की फंडिंग से उसको बेस्ट करवा दें, और बाकी होटल्स को हम कहें कि वो वाला मॉडल फॉलो करें, वो वाला मॉडल फॉलो करें, तो ये इम्प्लीमेंटेबल है। इस पे जो है ना वो सोचा जा रहा है, ये शायद हम फैसल ऑफ रीजन से स्टार्ट भी कर दें, और इस तरीके से हम इम्प्रूव तो कर रहे हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी की टीमें लगातार होती हैं। अब इस पे एक आपके तवज्जुह से ये भी सोचा जा रहा है, जो एनफोर्समेंट मैकेनिज़्म है, जो हमारी सज़ाओं का मैकेनिज़्म है, उसको भी थोड़ा सा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। सर वो बहुत ज़रूरी है। अब एक पे हमने FIR करवा दी है, उस पे हमने पंजाब फूड अथॉरिटी ने FIR दी है कि ये स्लॉटर जो है ना डेड एनिमल जो है ना वो सेल कर रहा है, या डिजीज़ वाले एनिमल सेल कर रहा है, इस बेस पे उसके ऊपर FIR हो गई है। लेकिन उसके बावजूद किसी बड़े होटल ने उससे खरीद लिया है वो एनिमल, तो फिर उन पे भी एक्शन को बड़ा होना चाहिए। तो ये इस तरह की जो मैकेनिज्म में सख्त चीज़ें, जो वंस अगर एक सज़ा मिले तो फिर पता हो कि अगर हम ऐसा करेंगे तो इसमें से रियायत नहीं है, मार्क सेट हो जाता है, और अदालत भी उसको सेट कर दे कि ये अब देखिए, अब अल्लाह माफ़ करे, जब कोई इंसान मर्डर होता है 302 लगती है, 302 में उसको पुलिस अदालत सज़ा इंश्योर करवाती है। जिसका मर्डर होता है वो भी अपना रखते हैं कि हमारा इन्होंने मर्डर किया है तो हमारा भी इनके साथ जो है ना, अगर कहीं बीच में वो भी रखते हैं सेटलमेंट, अमन इनको बदला लेना है। ये तो वो खामोश कत्ल है जो 10, 15, 20 साल बाद कहीं जाके होटल में कोई बीमारी निकल रही है, जिसका बड़ा बोझ पड़ रहा है उस सिटीज़न की फैमिली पे जो बीमार हो रहा है। और उस क्योंकि अगर एक इंसान पैदा हुआ है तो वो अपनी अगर एफिशिएंट लाइफ नहीं गुजार रहा, उससे पहले मर रहा है बीमार होकर, तो वो स्टेट पे भी बर्डन है, अपने घर पे भी बर्डन है, और उसके रिस्पॉन्सिबल लेकिन उसका पता नहीं चल रहा कि वो चूँकि खामोश उसको इस तरह की चीज़ें वो खा गया है, इस तरह की चीज़ें वो पी गया है कि वो कहीं ना कहीं उसके जो ऑर्गन्स हैं, जो मेन ऑर्गन्स हैं, वो कहीं ना कहीं फेलियर की तरफ जा रहे हैं। दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि कैंसर भी बढ़ा है जो है ना वो, क्योंकि जब हम सिंपल नहीं रहे, हमारे लोग भी खाने की जो प्रैक्टिस हैं, जो सुन्नत वाली भी हैं, और जो जितना खाना चाहिए किस तरतीब से खाना चाहिए, और एक वक्त में कितना खाना चाहिए, और खाना किस वक्त चाहिए, सोने से कितनी देर पहले खा लेना चाहिए। हमारे लोग भी अनफॉर्चुनेटली, पूरे लोग, सारे नहीं है, कुछ लोग क्या एहतियात करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी अनफॉर्चुनेटली इसको भी नहीं कंसिडर करती। तो ये अगर हम अपनी सेहत का ख्याल रखना हम पे फ़र्ज़ है, और जो हम खा रहे हैं हमें उस चीज़ को वैल्यूएट करना भी हम पे फ़र्ज़ है कि वो हमारे सेहत में जानी है, कोई और उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और एक वक्त में हमने कितना खाना है और किस जगह से खाना है, ये भी हमें शऊर होना चाहिए। एब्सोल्युटली सर, बिल्कुल बेहतरीन, बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। और इम्तियाज़ हुसैन साहब मौजूद है ख़वातीन हज़रात, और आज हमने इनसे इन्फॉर्मेशन भी ली है पंजाब फूड अथॉरिटी फैसलाबाद में कैसे इंश्योर कर रही है कि जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, या जहाँ भी स्लॉटर हाउसेज हैं, या जहाँ भी कसाई बैठे हुए हैं और वो गोश्त बेच रहे हैं, उसको मेक श्योर किया जाए कि वहाँ पर मुर्दार गोश्त ना हो, वहाँ पर कोई बीमारियों वाला गोश्त ना हो, वहाँ पर किसी और जानवर का गोश्त किसी और के नाम पर ना बिक रहा हो। इसको इंश्योर पंजाब फूड अथॉरिटी भी कर रही है, और ऑफ कोर्स हमारा आने का मकसद यही था कि हम एक बार फिर से साथ दें और एक अवेयरनेस प्रोग्राम करें, और पंजाब फूड अथॉरिटी के साथ खड़े होकर हम इस मसले का हल निकालें। सो परेशान नहीं होना आपने, और अपना ख्याल रखना है, और खाते पीते वक्त चीज़ों का ख्याल रखें। ऑफ कोर्स आप इसका बेटर जजमेंट कर सकते हैं। ब्रेक जब जाते वापस आते हैं। ख़वातीन हज़रात, आज के प्रोग्राम बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि आज के प्रोग्राम का जो टॉपिक है वो भी बहुत दिलचस्प है। जिस तरह से आप और हम सब बखूबी जानते हैं कि जो गधे का गोश्त है, इस पर पूरे पंजाब के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर और सोशल मीडिया पर पूरी दुनिया में चीज़ें लोग देख भी रहे, सुन भी रहे हैं, और हैरान भी हो रहे हैं कि कैसे मुमकिन हो सकता है कि आप गधे का गोश्त खा रहे हो, आप किसी और जानवर का गोश्त खा रहे हो और आपको पता ना चले। क्या बेचने वाले इतने ही खुदगर्ज हो चुके हैं, और जो फूड अथॉरिटी डिपार्टमेंट के लोग हैं, वैसे तो तमाम रेस्टोरेंट्स को सील कर रहे हैं हाइजीन के नाम पर और क्वालिटी के नाम पर, तो क्या उन्होंने इस पर ज़रा भी ध्यान नहीं दिया कि जो गोश्त वहाँ पहुँच रहा है, क्या वो वाकई में बीफ है, या वो वाकई में मटन है, वो वाकई में गाय का गोश्त है, या वो बकरी का गोश्त है, या उसमें किसी और जानवर का गोश्त में मिलाकर लोगों को शनवारी के नाम पर, पता नहीं कढ़ाइयों के नाम पर लोगों को खिलाया जा रहा है। ठीक है, और स्पेशली जो लोग KP के जाते हैं, जो इस्लामाबाद जाते हैं, जो दूर दराज इलाकों में जाते हैं, वो तो उनको तो रोटी मिल जाए बड़ी बात होती है। तो अगर वो भी इस किस्म की चीज़ों का शिकार हो रहे हो, तो कहाँ है फूड अथॉरिटी, कहाँ है पंजाब, और कहाँ है बाकी तमाम तर जो लोग इसके पीछे बड़े हाथ धोकर जो शुरू में पड़े थे। खैर, इन बातों को आगे बढ़ाते हैं, और अभी बड़ी दिलचस्प डिस्कशन होगी हमारे साथ, क्योंकि हमारे साथ
शहजाद बसरा साहब मौजूद हैं। शहजाद भाई एक तो माशाल्लाह से ज़बरदस्त यूट्यूबर हैं, फैसलाबाद की वन ऑफ द स्टार्स ऑफ फैसलाबाद हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ पौधों पर ज़ाहिर बात है बहुत अच्छी रिसर्च पढ़ी भी है और करते भी है, इनका शौक भी है और सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव होते हैं और फूड एक्सपर्ट भी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। चिया सीड्स को मुतारफ़ कराने वाले शहजाद बसरा भाई हैं। मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि हम जानते हैं इनके बारे में, तो हम फटाफट से शहजाद भाई के प्रोग्राम में शामिल करें। शहजाद भाई कैसे, ठीक ठाक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत। शहजाद भाई सबसे पहले मुझे ये बताएं, जब आपने सुना कि जी इतने टन और इतने मन जनाब गधे का गोश्त रेस्टोरेंट्स में पाया गया, पकड़ा गया, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आया कि यार ये क्या हो रहा है? देखिए, गधे का गोश्त जब भी कोई तज़किरा करेगा ना, आपको कराहत आएगी कि ये क्या चीज़ है, ये खाने वाली चीज़ ही नहीं है। अब एक चीज़ जो कि हमारे रवायत में, हमारे कल्चर में है ही नहीं है, अब इसमें उलमा बेहतर राय वो उलमा इसमें बेहतर राय दे सकते हैं कि ये वाकई हराम है या कुछ लोग इसको मकरूह भी करार देते हैं। मैं इसके ऊपर राय नहीं दूंगा, लेकिन बहरहाल ये कोई खाने वाली चीज़ नहीं है। अब अगली बात ये है कि ये आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो खोता नहीं आ रहा, धोखा आ रहा है। वो धोखा आपको दे रहा है खिलाने वाला भी, रेस्टोरेंट वाला भी, उसको सप्लाई करने वाला भी, उसको ज़बा करने वाला भी, सबको पता है। वो पूरी चेन है, वो पूरी चेन है। वो ऐसे आपकी प्लेट तक नहीं पहुंच गया और आप उसको बड़ा बहुत पैसे दे के तो आप बड़े मज़े के साथ खा रहे हैं। लेकिन ऐसी चीज़ जब आपको पता लगे तो ज़ाहिर है फिर आपको उसको शायद वॉमिट ही करेंगे आप। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इंसानी सेहत के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ है, ठीक है। और मैं ये जैसे अभी भी मैंने ये बात की है कि पंजाब फूड अथॉरिटी ने बड़ा काम किया इसके ऊपर, बहुत रेस्टोरेंट्स को सील किया क्वालिटी के नाम पर। क्या उन्होंने ये चीज़ चेक नहीं की कि ये जो गोश्त पड़ा है ये वाकई ईटेबल है? मुझे काइंडली ये बताइए कि जो एक मुर्दार गोश्त होता है, हम एक जनरल डिस्कशन करते हैं, मुर्दार गोश्त होता है या जो बासी गोश्त होता है या जो फ्रेश मीट होता है, इसमें क्या कैसे आप पहचान कर सकते हैं? क्योंकि आम लोग तो ख़रीद के ले आते हैं, घरों में बना लेते हैं, तो इसमें कहीं कुछ फ़र्क कैसे फील किया जा सकता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो अगर तो किसी ने फौरी तौर पे जानवर काट के, मैं ज़बा कहूँगा ही नहीं, वो तो काटा है, काट के तो उसका खून ड्रेन करके गोश्त ले आया है, खा वो बकरे का है, खा वो शायद कुत्ते का है या बीफ का है या गधे का है, तो आम लोग उसको नहीं पहचान सकते, बहुत मुश्किल उसको पहचानना। लेकिन अगर वो बीमार जानवर है तो फिर भी उसको ज़बा किया है तो उसकी आम बंदे की नज़र में शायद उसको इतना टेस्ट नहीं है। लेकिन जो मुर्दार होता है ना, उसको किसी ने ज़बा नहीं किया, एक तो खून की रंगत और उसकी स्मेल कभी भी वो ठीक नहीं होगी। जो हिलाल होता है ना, उसका मुकम्मल तौर पे खून ड्रेन होता है। जब खून ड्रेन होता है ना तो उसके साथ सारा खून निकल जाता है, सारे जरासीम भी निकल जाते हैं। तो अब बाकी अगर गोश्त को आपने हाई टेम्परेचर पे रखा है, गलत जगह पे रखा है, फिर नेचुरल उससे डिके तो होना ही है ना, लेकिन वो टाइम लगेगा। लेकिन अगर उसके अंदर खून मौजूद है तो वो बहुत जल्दी ख़राब होगा। तो ऐसे जानवर को किसी ने ज़बा तो किया नहीं, वो तो उसको काटा ही है, किसी तरीके से ले आए हैं, या वो मुर्दार था वो लेके आ गए हैं। और कम से कम जो टेस्ट करने वाले हैं, फूड अथॉरिटी वाले हैं, उनके पास किटें भी होती हैं, वो टेस्ट भी कर सकते हैं, कलर के ज़रिए भी कर सकते हैं, और वो उनके लिए इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है। आम आदमी देखिए, जब कहते हैं, मैंने सुना है कि जब आप घर ले आते हैं, चीज़ पका लेते हैं, तो फिर तो इट्स वेरी मच डिफ़िकल्ट कि आप उसमें से पिक एंड चूज़ कर सकें कि ये ख़राब है या नहीं है। तो अगर घर लाने पर अगर आपको उसके अंदर चीज़ें फ़र्क महसूस हों, तो वो उनमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके ख्याल से हैं कि जब आप घर ले आएँ, आप धो रहे हैं, आप लाइक आपके सामने हैं, तो अगर उसमें आपको ये चीज़ें महसूस हों तो उसको कतन मत पकाएं और उसको मत खाएं? देखिए, पहली चीज़ अगर आपको नज़र आएगी ना, वो उसकी रेडनेस और खून है, क्योंकि जो ज़िबा हुआ है ना प्रॉपरली, उसके अंदर खून ड्रेन हो गया। ठीक है। अब दूसरा, अगर आम शख्स देखना चाहे तो उसको अगर देखे कि हड्डी के साथ खून लगा हुआ है, तो वो खून तो नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब है वो ज़बा जानवर नहीं है। ओके, ये इंपॉर्टेंट बात। यस, ज़बा जानवर नहीं है। उसकी लाली ज़रूर से ज़्यादा नज़र आ रही और उसके अंदर थोड़ी सी बासी या ऑड स्मेल आ रही। देखिए, गोश्त की अपनी एक स्मेल होती है, लेकिन उसको हट के अगर डिफरेंट महसूस हो, उसकी स्मेल महसूस हो, तो उसको ज़रूर फिक्र करनी चाहिए कि ये कोई खालिस गोश्त है भी या नहीं है। लेकिन देखिए, ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि कभी किसी ने इसके ऊपर कोई प्रोग्राम नहीं किया, कहीं किसी ने, हाँ, मीडिया ने कोई बताया नहीं है। अब ये लाइव स्टॉक वाले लोग बेहतर बता सकते हैं
कि इसका क्या टेस्ट है। अगर रेशे को आपने देखना है, बाकी चीज़ देखनी है, टेंडन्स देखने हैं, उसकी हड्डी देखनी है, फलां जगह देखनी है, कलर की किट देखनी है, ये बाकायदा एक अवेयरनेस कैंपेन अब होनी चाहिए ताकि लोग देख सकें, पहचान कर सकें। अच्छा ज़ाद भाई, लेकिन हम सिर्फ अगर हम ये गोश्त की बात ना करें, अब देर आर सो मेनी अदर थिंग्स लाइक दूध की बात करते हैं, केचप की बात करते हैं, घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें जो बाहर से हम चीज़ें लेकर के आते हैं, उनमें भी बहुत ज़्यादा फ़र्क हमें देखने और सुनने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पे काफ़ी चीज़ें चल रही हैं। आप जैसे कि आप एक्सपर्ट हैं इन चीज़ों में, सो आप काइंडली ज़रूर बताइए कि जैसे अगर हम केचप की बात करते हैं तो केचप क्या पुराने टमाटरों का, सड़े हुए टमाटरों का बना हुआ है या वो फ्रेश टमाटरों का बना हुआ है और अच्छी क्वालिटी का बना हुआ है? इसमें भी फ़र्क काइंडली बताएं कैसे किया जा सकता है। देखिए, मुझे एक फूड अथॉरिटी के एक हमारे स्टूडेंट थे, तो उन्होंने एक दिन बताया कि हमने एक फैक्ट्री सील की है केचप की, ये आज से कोई 5-6 साल पहले की बात है। उन्होंने कहा फैक्ट्री सील की है, इस बेस पे सील की है, इस बेस पे सील किया है कि हमें कोई एक टमाटर दिखा दें यहाँ पे। तो टमाटर था ही नहीं, टमाटर और टमाटो केचप बन रहा है वहाँ। कैसे बन रहा है? मैंने कहा फिर बन किसका रहा है? उन्होंने कहा जी उनके पास डबल रोटियों के पीसेस थे कि जो उन्होंने बेकरियों से वो ऐसे चूरा काटते हैं ना, तो उसमें काटते हैं। दूसरे कई जगह पे देखें कि वो जो करते हैं कुछ साइड वाले किनारे उतारते हैं, हाँ, या बेकरियों वाले भी जब काटते हैं तो नीचे चूरा गिरता है ना, तो वो दरअसल और कुछ बासी वो रोटियां और डबल रोटियां थी जिसको एज ए स्टार्च के तौर पे उन्होंने एक मेन इंग्रेडिएंट का वो था। बाकी उसके अंदर क्या क्या डाले मुझे बाकी तो याद नहीं, लेकिन ये मुझे ज़रूर पता है कि उसमें कम से कम टमाटो नहीं था। अच्छा, अब अगली बात देखें, एक चीज़ है फॉर एग्जांपल एक बंदा आलू से केचप बना लेता है, चले हम कहते हैं जी भाई उसने थोड़ा कलर शलर चेंज कर लिया, वो भी एक खाने वाली चीज़ है, वो भी खाने वाली चीज़ है, चलो उसका उसने टेस्ट बना दिया, कद्दू का बना दिया, चलें जे नहीं मानता, लेकिन कद्दू का भी बनता है। ये मैं वैसे पहली बार सुन रहा हूँ। कद्दू का भी बनता है, जब सीज़न आता है ना तो उसमें कद्दू भी डालते हैं, तो कद्दू का भी बन गया, चले वो एक सब्ज़ी है। लेकिन जो बंदा टमाटर की जगह कोई और चीज़ यूज़ कर रहा है, सबसे पहले वो झूठ बोल रहा है, इसका मतलब वो ऑनेस्ट नहीं है। तो वो अच्छी चीज़ क्यों डालेगा? वो सस्ती तरीन चीज़ डाल रहा है, वो गली सड़ी ख़राब चीज़ डाल के केमिकल के ज़रिए फ्लेवर के ज़रिए आपको दे रहा है। अगर उसके पास आपको अच्छी चीज़ देनी है तो फिर खालिस टमाटर ही देगा फिर। अच्छा, अब अगली केचप आपने खानी क्यों है? ज़ाद भाई, जैसे कि मैं जानता हूँ कि ये जितने भी मीट्स हैं, अब आप उसमें वाइट मीट ले लें या उसमें चिकन, या इनमें न्यूट्रिशंस होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। गधे के गोश्त के बारे में जैसे हमने सुना है कि इसको तो बाकायदा, क्योंकि न्यूज़ में आया कि एक तो इसकी बाकायदा ब्रीड की जा रही है, चाइना में और मुख्तलिफ कंट्रीज़ में भेजा जाता है और गोश्त वहाँ पर लोग खाते भी हैं, ठीक है। तो क्या इसके गोश्त के अंदर वाकई इतनी तासीर है कि ये ईटेबल है? देखें, ये चूँकि हमारे लिए तो वो हराम है ना, हमने नहीं खाना, लेकिन गधे का गोश्त न्यूट्रिशन वाइज बहुत अच्छा है। मैं तो कभी नहीं खाऊंगा, आप कभी नहीं, हम नहीं खाएंगे, लेकिन वो लीन प्रोटीन है। अच्छा, उसके अंदर फैट थोड़ी है और हेल्दी फैट है, प्रोटीन परसेंटेज ज़्यादा है, ओमेगा 3 फैटी एसिड भी मेहनती ज़्यादा इसलिए कि वो बैठा नहीं रहता ना, काम ज़्यादा करता है, उसके अंदर एक्स्ट्रा फैट नहीं है, वो लीन फैट है उसके अंदर ना, लीन मसल्स हैं। हाँ, मसल्स हैं। तो वो गोश्त एज सच, सारे हमने तो वो खाना नहीं, लेकिन एज सच गोश्त बहुत न्यूट्रिशियस है और वहाँ एज ए प्रीमियम गोश्त यूज़ होता है। दुनिया भर में जो चाइनीज़ और कोरियन बाकी सारे हैं ना, वो इसको बड़े एक प्रीमियम किस्म का खाते हैं कि भाई ये ज़्यादा हेल्दी चीज़ है। अच्छा, एक और सवाल आपसे मैं जानना चाहूँगा शहजाद भाई, एक मिथ है, कहते हैं कि बादाम भिगोकर खाने से उसकी तासीर ठंडी हो जाती है, ठीक है। हम बचपन में हमारी अल्लाह बख्शे मेरी अम्मी मुझे दिया करती थी कि ये 11 खानी है या 21 खानी है, ठीक है, तो ये खाने से सुबह सुबह आप साथ में दूध पिएं तो दिमाग तेज़ होता है। क्या ये वाकई इसमें हकीकत है कि भिगो कर खाने से बादाम उसकी तासीर में फ़र्क आता है? इसमें दो चीज़ें हैं, एक चीज़ होती है तासीर, दूसरा चीज़ है उसकी न्यूट्रिशन। मैं साइंटिफिकली जो प्रूवन बात है न्यूट्रिशन, उसकी बात करूँगा। ये पेपर पब्लिश है हमारे जो एक्स वाइस चांसलर और HEC के जो चेयरमैन हैं ना, डॉक्टर सैयद अनवार अल हक गिलानी साहब, ये उनकी रिसर्च है, आगा खान यूनिवर्सिटी के वो प्रोफेसर थे, उनकी ये रिसर्च है कि 40 बादाम खाने की जितनी आपको न्यूट्रिशन मिलती है वो 7 में मिल जाती है अगर ओवरनाइट अगर आप सोक कर लें। ओके जी,
अब न्यूट्रिशन कैसे बढ़ गई, 7 की 40 कैसे हो गई? वो ऐसे हो गई कि जब अल्लाह ताला ने बीजों के अंदर बहुत सारी न्यूट्रिशन रखी है, लेकिन साथ उसके ना बाउंड कर दिया उन्हें। अगर वो बाउंड नहीं होंगे तो वो उग जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। तो जब पानी में डालते हैं ना, तो पहले देखें वो बीज से पूरा पौधा बन जाता है, उसके अंदर सारी ग़िज़ाइयत है, लेकिन वो बाउंड है, ठीक है। उसमें फाइटन्स होते हैं, फाइटिक एसिड होता है, और भी लेक्टन्स होते हैं, कई चीज़ें उसको बाउंड करती हैं। तो पानी में जब भिगोते हैं ना, तो वो बांध टूट के वो न्यूट्रिशन बाहर आ जाती है। तो वो ज़्यादा अवेलेबल हो जाती है। तो बादाम भिगो के खाना, अखरोट भिगो के खाना, हालांकि अखरोट वजूद हमारे नहीं भिगोते, वो ज़्यादा अच्छे हैं न्यूट्रिशन वाइज। अब दूसरी बात है तासीर। देखिए, इस बात को अब भूल जाए, अब ज़माना बदल गया। वो जो पुराना ज़माना था ना, जिसमें थे कि आधी से ज़्यादा आपकी दवाइयाँ, हिकमत चीज़ें, गरम सर्द, ये बादी और सारी इसके गिर्द घूमती थी ना, उसको अब लोगों की फूड ही चेंज हो गई है, लोगों का लाइफस्टाइल ही चेंज हो गया है। अब ना वो हकीम रहे हैं, ना वो बाकी रहे हैं, ना वो फूड रही है, सिर्फ लोगों का एक फियर रह गया कि ये गर्म तो नहीं। उसके लिए एक ही लफ्ज़ है, लिसन टू योर बॉडी। आप खाएं चीज़, अपनी सुने, आप खाएं। अब लोग कहते हैं ये गर्म है, मैं खाता हूँ, मेरे जिस्म के अंदर मेरा ना पेट ख़राब हुआ है, ना मुझे दाने निकले हैं, तो मेरे लिए तो गर्म नहीं। आप तो बड़े स्मार्ट है, आप सोशल मीडिया में आपका देखते रहते हैं, तो मेरे लिए तो वो गर्म नहीं है ना। तो लेकिन अगर वो खाते ही मेरा पेट में आग लग गई है, ख़राब हो गया है, मेरे दाने निकल आए हैं, ज़ुबान में कुछ हो गया है, इसका मतलब वो तो बहुत गर्म है, मेरे ऊपर रिएक्ट किया है। तो लिसन टू योर बॉडी। तो वो उसके लिए कोई गर्म और वो जितना भी अलाउ करे, हाँ वो अलाउ करे, उसके मुताबिक खाएं। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ भाई आपकी कीमती वक्त का। प्रोग्राम को खत्म करते हैं, और आज के प्रोग्राम में हमने कोशिश की है कि हम जो पंजाब फूड अथॉरिटी के सरबराहान हैं फैसलाबाद के अंदर, फैसलाबाद डिवीज़न के, उनसे मुलाकात करें और जानने की कोशिश करें कि पंजाब फूड अथॉरिटी फैसलाबाद को किस तरह से सेफ एंड साउंड कर रही है, स्पेशली जब आप गधे के गोश्त की बात करते हैं। अब टनों के हिसाब से पूरे पंजाब भर में अगर गधे का गोश्त एक्सपोर्ट हुआ है, ऑफ कोर्स ये तो एक बात है कि जी वो बाहर के मुल्कों के लिए जनाब उसकी एक्सपोर्ट की गई है और उसकी ब्रीड की गई है, लेकिन वो आपके यहाँ शहरों में भी भिजवाया गया है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स पे भिजवाया गया है। इसका चेक एंड बैलेंस जो है वो हम पर बहुत ज़रूरी है। किस तरह से इसको चेक एंड बैलेंस किया जा सकता है वो देखें, आपने इम्तियाज़ हुसैन साहब ने भी बताया है, ठीक है, शहजाद बसर साहब ने भी आपको बताया है, और मैंने भी इंट्रोडक्शन में चीज़ें बताई थी। और ये एक्चुअली आपने इसको चेक करना है, ठीक है, कि किस तरह से आपने चेक एंड बैलेंस करना है जब आप मीट घर लेके आते हैं या जब आप मीट खाने जाते हैं। तो एक तो स्मेल एक बहुत इंपॉर्टेंट है, खाते वक्त उसका टेस्ट आपको पता चल जाता है। वो लोग जो गोश्त के बड़े शौकीन है वो तो डेफिनेटली फौरी तौर पर आइडिया लगा लेते हैं कि ये मुर्दार है, ये ख़राब है, या डिजीज़ वाला है, ये अच्छा नहीं है, या बासी है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं लाइक मेरे जैसे, जिनको कभी नहीं पता चला कि भाई चीज़ बासी है, ये चीज़ पुरानी है, मैं खा लेता हूँ। तो मेरे जैसे लाखों करोड़ों लोग ऐसे होंगे जो खा लेते होंगे। तो ऐसे लोगों की रहनुमाई के लिए हमने आज के प्रोग्राम में चीज़ें शामिल की जो कि वीडियो की सूरत में आप तक पहुँची, और इसके क्लिप्स भी सोशल मीडिया पे आएंगे। ज़रूर देखें कि आपने गोश्त को कैसे चेक करना है, अपने घर में रहते हुए आपने दूध को कैसे चेक करना है, आपने अपने केचप को कैसे चेक करना है, आपने रोज़मर्रा घर आने वाली चीज़ें हैं उनको आपने चेक करना है। ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि देखें आपने जो खाना है आपके बच्चों ने भी वही खाना है। तो अपने बच्चों को जो आपने खिलाना है एटलीस्ट उनको वो चीज़ खिलाएं जो उनके लिए सेहतमंद चीज़ हो, और उनको मुस्तकबिल में किसी किस्म की बीमारी का चैलेंज ना करना पड़े, उसको सामना ना करना पड़े। दैट इज़ द मेन पार्ट। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सब अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, और हमारी जो इंतज़ामिया है अपने लोगों की हिफाजत के लिए हर वक्त मुतहरक रहेगी, और हमें एटलीस्ट ये टेंशन नहीं होगी कि अब हम किसी रेस्टोरेंट या किसी होटल में जाएंगे तो हमारे दिल में डर हो गया यार पता नहीं की पके है, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। मुझे उम्मीद है कि पंजाब फूड अथॉरिटी फैसलाबाद में अपना काम अच्छे तरीके से सरंजाम देगी, और जो हमारा महकमा लाइफ स्टॉक है डेफिनेटली वो भी उनका भी बड़ा अहम किरदार है कि कोई मुर्दार गोश्त तो नहीं हमारे शहर में आ रहा, हमारे शहर में डिजीज़ वाला गोश्त तो नहीं आ रहा। ये चेक एंड बैलेंस करना जो पंजाब जो फूड अथॉरिटी उसका भी काम है, और जो महकमा लाइफ स्टॉक है उनका भी काम है। तो ये सब लोग अगर एक दूसरे से शराकत करेंगे और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ इदारे एक दूसरे के साथ मिलकर अगर काम करेंगे तो ऑफ कोर्स हमारा शहर, हमारा मुल्क सेहतमंद होगा और तरक्की में डेफिनेटली आगे भी जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह अगर प्रोग्राम में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।